हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर का वन शॉट वीडियो। तो इस चैप्टर को हम क्वेश्चन और उसके आंसर के तरीके से पढ़ेंगे और हमें एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिख के आना है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हमें मिल जाने वाली है। तो ये वन शॉट वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट होने वाले हैं आपके क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है और इसमें से कभी भी न्यूमेरिकल आते नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है क्या, शॉर्ट में हमें एक्सप्लेन करना है। 3-4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे तो पहले हम ऐसा कुछ डायग्राम बना देंगे। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं एक ड्राइवर शाफ्ट है। शाफ्ट जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे लगाया गया है। यहाँ पे हमने एक दूसरा शाफ्ट लिया है जिसे हमने ड्रिवन शाफ्ट बोल दिया है। ये ड्रिवन शाफ्ट भी बोर्ड के परपेंडिकुलर लगाया गया है, यानी दोनों शाफ्ट ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं। बाद में ये ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर एक हमने व्हील लगा दिया या फिर बोल लो पुली लगा दी है। सेम वे यहाँ पे भी हमने ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर व्हील या फिर पुली हमने लगा दी है। अब ड्राइवर शाफ्ट जो है अगर रोटेट करेगा ये डायरेक्शन में और अगर हमें ये मोशन या फिर बोल लो ये पावर यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्या, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट। कौन से पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट आते हैं, जैसे कि हो गया बेल्ट, जैसे कि हो गया गियर, जैसे कि हो गया चेन। तो कोई भी पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो ये भी ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि ड्राइवर शाफ्ट यानी क्या। तो ड्राइवर शाफ्ट एक ऐसा शाफ्ट होता है जो मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया गया होता है। यानी मोटर का शाफ्ट जब रोटेट करेगा तब ड्राइवर शाफ्ट भी हमारा रोटेट करेगा। उसी तरीके से ड्रिवन शाफ्ट यानी क्या, वो एक ऐसा शाफ्ट है जो स्टेशनरी है, जो रोटेट नहीं कर रहा, जिसे हमें रोटेट करवाना है, जिसपे हमें मोशन ट्रांसमिट कराना है, जिसपे हमें पावर ट्रांसमिट कराना है। किसकी हेल्प से, ड्राइवर शाफ्ट की हेल्प से। और मोशन को अगर ट्रांसमिट कराना है तो हमारी कौन हेल्प करेगा, हमारी हेल्प करेगा पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट। और अगर हमें पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर जो है वो ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर ट्रांसमिट होता हो, ऐसे सिस्टम को हम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बोल देंगे। अब यही बात हम लिख लेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखा है ड्राइवर शाफ्ट यानी क्या, सच शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू मोटर शाफ्ट। यानी ये शाफ्ट किससे कनेक्ट हुआ होगा, मोटर शाफ्ट से जो घूमेगा। नेक्स्ट है ड्रिवन शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट यानी क्या, सच शाफ्ट which is stationary and is to be rotated by driven shaft। स्टेशनरी है, ये शाफ्ट इसे रोटेट कराएगा। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट। ये जो हमने बताया वो सच एलिमेंट यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। कौन से एग्जांपल्स है, बेल्ट हो गया, चेन हो गया, गियर हो गया। और आखिर में हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की। डेफिनेशन क्या है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज सच सिस्टम इन विच पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। सो इतना लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि ड्राइवर शाफ्ट होता है, ड्रिवन शाफ्ट होता है। अगर हमें पावर ट्रांसमिट कराना है ड्राइवर से ड्रिवन शाफ्ट पे, तब हम यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स का। उसमें हमने देखा था बेल्ट एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट है और चेन और गियर के बारे में देखा था। तो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट के बारे में, जो कि हो गया हमारा बेल्ट। बेल्ट कितने तरीके के होते हैं और उसके बाद देखेंगे कितने तरीके के बेल्ट ड्राइव्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, Which are the different types of belt? Explain in brief। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें डिस्क्राइब करना है कौन से बेल्ट्स है और उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शाफ्ट बना के रखा है। शाफ्ट के ऊपर एक पुली लगाई हुई है। ये पुली अगर हम अज्यूम करें तो कैसी होगी, ऐसे एक शाफ्ट है और उसके ऊपर ऐसे एक सर्कुलर पुली हमने लगाई है। ऐसे सर्कुलर पुली है। ये सर्कुलर पुली को अगर हम ऐसे कट करते हैं, ऐसे, और कट करने के बाद अगर सामने से देखते हैं तो कुछ ऐसा पोर्शन दिखेगा। यानी ये पूरी सर्कुलर पुली है, उसको हमने कट किया है, एक
फ्रंट पोर्शन निकाल दिया है तो सामने से ऐसा दिखेगा। और ये जो है ये हो गया हमारा स्लॉट। ये स्लॉट पे हम पुली को ऐसे, जो पुली पे ऐसे जो हमारा ड्राई बेल्ट होता है वो बेल्ट को हम ऐसे लगाने वाले हैं। ठीक है, शायद से आप इमेजिन कर पा रहे हो। अच्छा, तो ऐसा कुछ पुली का क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लिया, ये शाफ्ट बना लिया हमने। अब सबसे पहले बेल्ट की बात करेंगे जो कि होगा सर्कुलर बेल्ट। अब सर्कुलर बेल्ट को हम रोप बेल्ट भी बोलते हैं। रोप यानी रस्सी। क्यों सर्कुलर बेल्ट को रोप बेल्ट भी बोलते हैं? क्योंकि अगर हम रोप को कट करें और उसका क्रॉस सेक्शन बनाए तो वो एक सर्कल होगा, यानी रोप बेल्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर बेल्ट। ठीक है, अब वो जो रोप बेल्ट है उसको अगर हम पुली पे लगाएंगे, स्लॉट के अंदर रखेंगे, तो वो सर्कुलर बेल्ट कैसा दिखने वाला है? तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना दूं। ये हो गया हमारा सर्कुलर बेल्ट, ये क्रॉस सेक्शन बना दिया हमने। ठीक है, यानी ये सर्कुलर बेल्ट ऐसे हमने लगाया, बाहर आ रहा है बोर्ड के, और अंदर घूम के वापस नीचे से ऐसे बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके बना दिया सर्कुलर बेल्ट, ये ऐसे करके सर्कुलर बेल्ट बाहर आया है। और यहाँ पे कोई दूसरी पुली होगी तो ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि सर्कुलर बेल्ट जो है उसका कांटेक्ट जो है पुली के साथ वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या पुली और सर्कुलर बेल्ट के बीच का कांटेक्ट एरिया क्या है? पॉइंट है। अगर कांटेक्ट एरिया पॉइंट है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन जो होगा दोनों के बीच का, किसके बीच का? बेल्ट और पुली के बीच का फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्यों? पॉइंट कांटेक्ट है दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन कम है। अगर फ्रिक्शन कम है तो स्लिप ज्यादा होगा। स्लिप यानी क्या कि ये बेल्ट तो ऐसे आगे आ जाएगा लेकिन ये पुली को रोटेट नहीं कर पाएगा इतना। जितना स्पीड से बेल्ट आगे आ रहा है उतना स्पीड से पुली रोटेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ स्लिप है, यानी यहाँ पे पावर कैसा ट्रांसमिट हो रहा है? कम ट्रांसमिट हो रहा है। ये जो बेल्ट है वो तेजी से आया लेकिन ये इतना घूम नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये बेल्ट और पुली के बीच का फ्रिक्शन कैसा है? कम है। क्यों? पॉइंट कॉन्टेक्ट है इसलिए, यानी कि यहाँ पे पावर ट्रांसमिट कम हो रहा है तो इसकी पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, कॉल्ड रोप बेल्ट। क्यों? क्योंकि रोप को कट करेंगे तो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा इसलिए। इट हैज पॉइंट कांटेक्ट देख लिया, सो फ्रिक्शन इज लेस हो गया, सो स्लिप इज मोर देख लिया, लेस पावर इज ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज लेस। और इस तरीके के जो रोप बेल्ट ड्राइव है या फिर बोल लो सर्कुलर बेल्ट है वो आउटडेटेड है, दे आर नॉट इन यूज। क्यों? उसकी पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि उसका पॉइंट कांटेक्ट है इसलिए ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बना सकता, तो स्लिप बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेल्ट पे आ जाते हैं, फ्लैट बेल्ट। अब फ्लैट बेल्ट कैसा होगा दिखने में? जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं उसका जो बेल्ट, जो उसका जो पट्टा होता है ऐसा ही कुछ होता है। वेस्ट पे जो हम बेल्ट लगाते हैं उसका जो बेल्ट होता है ऐसा ही कुछ होता है। अगर उसको हम कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये हो गया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हम बोल देंगे फ्लैट बेल्ट। अब ये फ्लैट बेल्ट को वापस से यहाँ पे स्लॉट में रखेंगे तो कैसा होगा? ऐसा कुछ फिगर हम देख पाएंगे। ये हो गया हमारा फ्लैट बेल्ट। ठीक है, ये ऐसे करके बाहर आया है, पीछे से अंदर गया है, वापस से यहाँ पे हम बना देंगे ऐसे करके कुछ बाहर आया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है किसका? बेल्ट का और पुली का, वो अब क्या बन चुका है? वो अब एक लाइन बन चुका है। ठीक है, इस केस में क्या था? पॉइंट था, इस केस में अब पॉइंट से बढ़ के लाइन बन गया है। यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन बेल्ट और पुली के बीच में थोड़ा ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो स्लिप कम होगा इसके कंपेयर में। अगर स्लिप कम है तो पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। यानी पावर ट्रांसमिशन ज्यादा हुआ तो ये जो फ्लैट बेल्ट है उसकी जो पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो ये जो रोप बेल्ट से ज्यादा होने वाली है। तो वही चीज यहाँ पे लिखनी है हमें कि इट हैज अ लाइन कॉन्टेक्ट, देख लिया, फ्रिक्शन इज मोर कंपेयर टू this, slip is less compared to this, more power is transmitted compared to circular belt, power transmission efficiency is high compared to circular belt या rope belt। नेक्स्ट बेल्ट देख लेते हैं, वी बेल्ट। अब वी बेल्ट दिखने में कैसा होगा? तो उसको अगर हम कट करते हैं तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, उसका शेप कुछ ऐसा होगा, वी टाइप। इसको हम क्या बोल देंगे? वी बेल्ट। अब ये वी बेल्ट को हम ये स्लॉट में लगाते हैं तो स्लॉट में लगाने पर ऐसा कुछ हमें दिखेगा। ये हो गया वी बेल्ट। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा वी बेल्ट। ठीक है, सामने से ऐसे और यहां से नीचे से भी ये ऐसे वी बेल्ट कुछ हमें दिखेगा। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है किसका? पुली और बेल्ट के बीच का, वो क्या बन चुका है? 1 2 3 लाइन बन चुकी है, ऐसे करके 3 लाइन बन चुकी है।
यहाँ पे फ्लैट बेल्ट में क्या था, सिंगल लाइन थी, यहाँ पे अब 3 लाइन बन चुकी है, यानी कि कांटेक्ट एरिया जो है पुली और बेल्ट के बीच का वो बढ़ चुका है, यानी फ्रिक्शन जो है पुली और बेल्ट के बीच का वो भी बढ़ चुका है, यानी स्लिप अब घट चुका है। स्लिप घट गया है तो पावर ट्रांसमिशन बढ़ चुका है, किसके कंपेयर में, फ्लैट बेल्ट के कंपेयर में पावर ट्रांसमिशन बढ़ा, तो ये वी बेल्ट जो है उसकी पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैसी होगी, ये जो फ्लैट बेल्ट है उससे ज्यादा होने वाली है। तो वही चीज हमें लिखनी है, इट हैज 3 लाइन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन इज मोर, स्लिप इज लेस, इसके कंपेयर में पावर ट्रांसमिशन इज मोर इसके कंपेयर में, और पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट इज मोर। अब ले लेते हैं आखिरी बेल्ट जिसे हम बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट। अब टाइमिंग बेल्ट जो है वो एक तरीके का फ्लैट बेल्ट ही है, वो एक तरीके का ऐसा कुछ फ्लैट बेल्ट ही है। बस फर्क क्या है कि जो ये फ्लैट बेल्ट है ऐसा कुछ फ्लैट बेल्ट होगा ऐसे राउंड शेप में, सपोज ऐसे फ्लैट बेल्ट, तो उसकी जो इंटरनल सरफेस है वो इंटरनल सरफेस पे ऐसे कुछ स्लॉट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा होता है, इंटरनल सरफेस पे कुछ स्लॉट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसे कुछ स्लॉट कंस्ट्रक्ट कर दिए, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब इसका जो कांटेक्ट एरिया है पुली के साथ वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लैट बेल्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इतना कांटेक्ट एरिया था, किसके साथ, पुली के साथ। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, ये लाइन है ना 1 2 3 एक्स्ट्रा हो गया, ये 1 2 3 ये भी एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 एक्स्ट्रा, यानी फ्लैट बेल्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कांटेक्ट हम बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण मैक्सिमम एरिया कांटेक्ट बन जाएगा। फ्लैट बेल्ट में कितना था, इतना ही था, स्लॉट बनाया तो ये स्लॉट के भी तो ये जो लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइंस है, ये इसके साथ कांटेक्ट में आने वाली है, यानी कि टाइमिंग बेल्ट में अब हो गया है मैक्सिमम कांटेक्ट, किसके साथ, पुली के साथ, ठीक है। अगर मैक्सिमम सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे, उसका जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो स्लिप मिनिमम होगा, स्लिप मिनिमम होगा तो पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी जो है पावर ट्रांसमिशन की वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे लिखा है हमने, इट इज अ फ्लैट बेल्ट, एक फ्लैट बेल्ट ही है, हुज इंटरनल सरफेस इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्लॉट्स, देख लिया, सरफेस एरिया कांटेक्ट इज मैक्सिमम हो गया, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, स्लिप मिनिमम हो गया, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो गया, और पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो टाइमिंग बेल्ट की है वो सारे बेल्ट के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो कि था बेल्ट, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में पढ़ा था। एक और पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट बचा है जिसका नाम है बॉल बेरिंग। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल बेरिंग, गिव इट्स एप्लीकेशन, यानी बॉल बेरिंग क्या है सबसे पहले वो हम समझेंगे, बाद में उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और एप्लीकेशन भी देख लेंगे। तो बॉल बेरिंग क्या है, सबने देखा होगा बॉल बेरिंग शायद से। तो बॉल बेरिंग के बेसिक 2 यूज है। पहला यूज तो ये है कि ये जो बेरिंग है वो जो रोटेटिंग एलिमेंट है, जो पार्ट घूमता रहता है, वो पार्ट को सबसे पहले तो ये सपोर्ट देने में काम आता है। और दूसरा इसका यूज ये है कि ये जो बॉल बेरिंग है वो 2 रोटेटिंग पार्ट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम करके दे देता है। अगर 2 रोटेटिंग पार्ट के बीच का फ्रिक्शन अगर कम हुआ तो क्या होगा, पावर लॉस ज्यादा नहीं होगा, पावर चला नहीं जाएगा। क्यों, फ्रिक्शन 2 रोटेटिंग एलिमेंट के बीच का कम है। तो यही चीज बोर्ड पे मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है यहाँ पे कि इट सपोर्ट्स एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन 2 रोटेटिंग एलिमेंट्स, सपोर्ट करेगा और क्या करेगा, फ्रिक्शन कम कराएगा, जिसके कारण पावर लॉस होगा नहीं। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे ऐसी फिगर हमें बना के आनी है एग्जाम में। सबसे पहले तो इसके पास एक आउटर हॉलो सिलेंडर होता है, ये जो बड़ा वाला है आउटर हॉलो सिलेंडर, हॉलो यानी कि अंदर से खाली, अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। आउटर हॉलो सिलेंडर होता है इसके पास, और ये जो आउटर हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर हम एक इनर हॉलो सिलेंडर इंसर्ट कर देंगे। इनर हॉलो सिलेंडर यानी अंदर से ये भी खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो इनर हॉलो सिलेंडर जो अंदर से खाली है उसमें से एक हम शाफ्ट इंसर्ट कर देंगे, यानी ये शाफ्ट हमने इंसर्ट कर दिया इनर हॉलो सिलेंडर में से। अब आउटर और इनर हॉलो सिलेंडर के बीच में कुछ गैप बची हुई है, ये हो गया हमारा आउटर, ये हो गया हमारा इनर। इनर और आउटर के बीच में कुछ गैप है, तो वो गैप में हम क्या रख देंगे, वो गैप में हम मेटालिक बॉल्स रख देंगे जिसे हम बॉल बेरिंग बोल देंगे। तो ये हो गई हमारी मेटालिक बॉल्स, ठीक है। अब ये जो सारी असेंबली है, कौन सी, शाफ्ट, इनर हॉलो सिलेंडर, आउटर हॉलो सिलेंडर और ये मेटालिक बॉल्स, ये सारी असेंबली को हम एक प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। ये प्लेटफॉर्म को हम बोल देंगे बेरिंग ब्लॉक,
ठीक है, जो सपोर्ट करने का काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब शाफ्ट रोटेट होगा तब क्या होगा, ये इनर हॉलो सिलेंडर भी रोटेट होगा लेकिन आउटर हॉलो सिलेंडर स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, अब ये अगर रोटेट करना शुरू किया तो यहाँ पे ये शाफ्ट का जो पॉइंट कांटेक्ट है आउटर हॉलो सिलेंडर के साथ वो क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। क्यों, यहाँ पे मेटालिक बॉल्स हम देख सकते हैं जिसका पॉइंट कांटेक्ट क्या होगा, पॉइंट होगा। यानी ये इनसाइड की जो एस पार्ट है और आउटसाइड का जो पार्ट है वो दोनों के बीच का कांटेक्ट क्या हो गया, पॉइंट हो गया। पॉइंट हो गया यानी कि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, यानी कि फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या होगा, स्लिप बढ़ जाएगा। स्लिप बढ़ जाएगा तो ये शाफ्ट आसानी से घूम पाएगा, पावर लॉस ये शाफ्ट पे नहीं होने वाला है। और अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये कहां पे यूज होगा, जहां पे भी हमें रोटेटिंग एलिमेंट दिखे, कुछ भी चीज रोटेट हो रही है वहां पे इसका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिखी है, फैन में, मिक्सचर में, साइकिल में, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में और कार में इसका यूज होता है। तो हमें लिखना कैसे है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इट हैज वन इनर हॉलो सिलेंडर, जो हमने देख लिया, which is inserted inside outer hollow cylinder, outer hollow cylinder के अंदर insert करना है। the gap between, ये वाली gap, the gap between both cylinder is filled with metallic balls, जिसे हम बोल देंगे ball bearing। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, shaft is inserted from inner hollow cylinder, ये inner hollow cylinder है, वहां से हमने एक shaft insert कर दिया। this whole assembly, पूरी की पूरी assembly किस पे हम रख रहे हैं, एक ब्लॉक पे, ये ब्लॉक को हम बोल देंगे बेरिंग ब्लॉक। तो इतना लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी ही देर पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट, सर्कुलर था, फ्लैट था, वी था, टाइमिंग था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स इन ब्रीफ, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेते हैं। अब बेल्ट ड्राइव यानी क्या, तो जो भी हम बेल्ट यूज करते हैं वो बेल्ट का हम किस तरीके से यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो चीज को हम बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। वापस एक बार, जो भी बेल्ट है उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन, उसे हम बोलते हैं बेल्ट ड्राइव। कैसे है, जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स है, कुछ 5 to 6 टाइप्स है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसे हम ओपन बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव यानी क्या, पहले हम एक ड्राइवर शाफ्ट ले लेंगे परपेंडिकुलर टू बोर्ड, एक ड्रिवन शाफ्ट ले लेंगे परपेंडिकुलर टू बोर्ड। ये ड्राइवर शाफ्ट मोटर शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया गया है और ये रोटेट हो नहीं रहा, तो हम क्या यूज करेंगे, एक बेल्ट का यूज कर लेंगे जिसके कारण पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ओपन बेल्ट ड्राइव यानी क्या, कि ऐसा बेल्ट ड्राइव जिसमें हम एक एंडलेस बेल्ट लेंगे। एंडलेस बेल्ट यानी क्या, ऐसा बेल्ट जिसके एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हो। तो एंड है ही नहीं, यानी एंडलेस बेल्ट ले लिया, उसे यहां पे हमने माउंट कर लिया। ठीक है, ये पुली पे हमने माउंट कर लिया। अब यहां पे अगर ये डायरेक्शन में ड्राइवर शाफ्ट रोटेट होगा तो क्या होगा, ये ड्रिवन शाफ्ट भी यही डायरेक्शन में रोटेट होगा। यानी ओपन बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन हम सेम डायरेक्शन में करा सकते हैं, जो डायरेक्शन में ड्राइवर शाफ्ट रोटेट होगा वही डायरेक्शन में ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट होगा। और इसका एक लिमिटेशन है, कौन सा लिमिटेशन है, कि ये ड्राइव तभी हम यूज कर सकते हैं जब ये जो दो शाफ्ट्स है उसकी एक्सिस अगर पैरेलल हो, तभी जाके ये ड्राइव का यूज कर सकते हैं, वरना नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तो यहां पे लिखा है वन एंडलेस बेल्ट इज माउंटेड बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। हो गया एंडलेस बेल्ट, ड्राइवर और ड्रिवन पे माउंट कर लिए। नेक्स्ट है पावर इज ट्रांसमिटेड इन दी सेम डायरेक्शन, या फिर बोल लो मोशन जो है सेम डायरेक्शन में ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, इन विच ड्राइवर शाफ्ट इज रोटेटिंग। ड्राइवर शाफ्ट जो डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वही शाफ्ट में ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करेगा। और इसकी लिमिटेशन क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन एक्सिस ऑफ बोथ शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी जाके ये ड्राइव का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्रॉस या फिर क्लोज्ड बेल्ट ड्राइव। अब ये कुछ ओपन बेल्ट ड्राइव जैसा ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जो भी हम एंडलेस बेल्ट लेंगे वो एंडलेस बेल्ट को हम ऐसे कुछ क्रॉस मैनर में माउंट करने वाले हैं। अब क्रॉस मैनर में माउंट किया तो क्या फायदा मिलेगा, कि ड्राइवर शाफ्ट अगर ये डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मोशन को ट्रांसमिट कर पाएंगे। और इसका भी लिमिटेशन सेम इसके जैसा ही है, ये ड्राइव कब यूज कर पाएंगे, जब दोनों एक्सिस जो है शाफ्ट के वो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो लिखना क्या है, वन एंडलेस बेल्ट इज माउंटेड बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट इन क्रॉस मैनर। पावर इज ट्रांसमिटेड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच ड्राइवर शाफ्ट इज रोटेटिंग एंड यूज्ड व्हेन एक्सिस ऑफ बोथ शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट बेल्ट ड्राइव। अब इंटरमीडिएट बेल्ट ड्राइव का सबसे पहले तो हम यूज समझेंगे कि इसका यूज क्या है।
तो जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि एक शाफ्ट हमारा यहाँ पे है और दूसरा शाफ्ट बहुत दूर है, यानी दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे दोनों शाफ्ट रखे गए हैं। अब ऐसे केस में अगर हम एक बेल्ट लेके, एक एंडलेस बेल्ट लेके अगर उस पे माउंट करें तो क्या होगा, जो भी पावर ट्रांसमिट होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों शाफ्ट के बीच का वो बहुत दूर है। उसके कारण हमें बहुत ही लंबा साइज का बेल्ट लेना पड़ेगा और वो लंबे साइज के बेल्ट का वेट भी ज्यादा होगा। अगर वेट ज्यादा है तो वो लंबा बेल्ट दोनों शाफ्ट के बीच में हम माउंट नहीं कर पाएंगे, यानी वो बेल्ट टाइट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। अगर टाइट नहीं हो पाया, ये टाइट है, अगर टाइट नहीं हो पाया तो क्या होगा, नीचे की साइड ऐसे कुछ झूल जाएगा बेल्ट का। ठीक है, ये क्या टाइट नहीं हो पाया। पहले क्या था, पहले टाइट था जब डिस्टेंस शॉर्ट था, लंबा डिस्टेंस किया तो क्या हो गया, ऐसे करके कुछ झूल जाएगा, जिसे हम स्लैक साइड बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ झूल गया, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो ये सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट है इतना, पहले क्या था टाइट था, ठीक है, अब क्या है टाइट नहीं हो पाया क्योंकि वेट ज्यादा है, तो इतना सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, चला गया पुली और बेल्ट के बीच का, यानी सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया पुली और बेल्ट के बीच का। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन भी कम हो गया। फ्रिक्शन कम हो गया तो स्लिप बढ़ गया, स्लिप बढ़ गया यानी क्या हो गया, यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कम हो गया, पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम हो गई। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो दो शाफ्ट के बीच का, पावर ट्रांसमिट अगर हमें कराना है, तब सिंगल बेल्ट से हम ये कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेल्ट टाइट नहीं हो पाएगा, कुछ स्लैक साइड आएगी, पावर लॉस होगा। तो तब हम क्या करें, तो तब हम क्या करेंगे, एक और नई पुली लेंगे, एक और नया शाफ्ट लेंगे जो ये दोनों के बीच में हम रख देंगे। ये दोनों के बीच में हमने रख दिया, ये पुली को, ये शाफ्ट को हम इंटरमीडिएट पुली बोल देंगे। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि अब डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, यानी अब हम छोटा सा बेल्ट ले लेंगे तो भी चल जाएगा, और ये छोटा सा बेल्ट पहले हम ड्राइवर और इंटरमीडिएट पे लगा लेंगे तो इंटरमीडिएट में मोशन ट्रांसमिट हो जाएगा। बाद में एक और बेल्ट लेंगे एंडलेस, जो इंटरमीडिएट और ड्रिवन पे लगा देंगे छोटा सा बेल्ट, तो ये इंटरमीडिएट रोटेट हो रहा है तो ये ड्रिवन भी हमारा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऐसे बेल्ट का यूज क्या है, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें पावर ट्रांसमिट कराना है तब ये इंटरमीडिएट बेल्ट ड्राइव का यूज करेंगे। लिखना क्या है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट इज मोर then with a single belt less power is transmitted as belt cannot be tightened properly between two shafts. वन मोर पुली इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ, ये वाला इसको इंटरमीडिएट पुली बोल देंगे। वन बेल्ट इज माउंटेड बिटवीन ड्राइवर एंड इंटरमीडिएट, ड्राइवर और इंटरमीडिएट पे माउंट कर लिया। देन अनदर बेल्ट इज माउंटेड बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ड्रिवन शाफ्ट। लास्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन अप टू लॉन्ग डिस्टेंस पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड देन दिस बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड। दो और बेल्ट ड्राइव देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक हमने तीन बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ा, पहला था ओपन, दूसरा था क्रॉस और तीसरा था इंटरमीडिएट। अब ये तीनों बेल्ट ड्राइव में एक खासियत हमने देखी थी, क्या कि सारे के सारे जो तीन बेल्ट ड्राइव है हम तभी यूज कर पाएंगे जब जो एक्सिस है दो शाफ्ट के बीच का वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। अब क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो दो ऐसे शाफ्ट है जो एक दूसरे के 90 एंगल पे है, तो अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो अब क्या करें, तो उसके लिए हम एक नया बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे जिसे हम बोल देंगे क्वार्टरली टर्न बेल्ट ड्राइव, जिसे हम 90 डिग्री ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं। अब ये जो बेल्ट ड्राइव है इसके अंदर वापस एक ड्राइवर शाफ्ट आएगा जो रोटेट करता हो, ठीक है। तो ये ड्राइवर शाफ्ट जो है सपोज करते हैं रोटेट कर रहा है, ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर एक हम ऐसे पुली लगा लेंगे, तो ये पुली लगा ली, सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, ड्रिवन शाफ्ट लेंगे और ड्रिवन शाफ्ट जो है ड्राइवर के 90 एंगल पे लेंगे। ये हो गया हमारा ड्राइवर शाफ्ट, ये ड्रिवन शाफ्ट बोर्ड के परपेंडिकुलर, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पुली लगा ली, तो यहाँ पे एक पुली आ गई और इसको साइड पे से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, यानी कि ये दोनों पुली है वो एक दूसरे के 90 एंगल पे लगा दी, एक ऐसे लगा दी और एक ऐसे लगा दी, ठीक है। ये ऐसे घूम रही है और ये ऐसे घूम रही है। बस बाद में क्या करेंगे, एक एंडलेस बेल्ट लेंगे, वो एंडलेस बेल्ट को हम ऐसे करके कुछ ऐसे इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे माउंट कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन हमारा 90 एंगल पे हो जाएगा। तो अब लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट द पावर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन दिस बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड। ड्राइवर एंड ड्रिवन पुलीज आर placed at an angle of 90 degree and mounted with endless belt, ठीक है। नेक्स्ट है कोन पुली और स्टेप पुली। तो ये हमारी लास्ट बेल्ट ड्राइव है, यहां तक लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर पूछा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, ठीक है। तो कोन पुली और स्टेप पुली में हम सबसे पहले तो वापस से इसका एप्लीकेशन समझेंगे कि इसका यूज क्या है। तो एज फॉर एग्जांपल
यहाँ पे ड्राइवर शाफ्ट बनाया है। अब ये जो ड्राइवर शाफ्ट है वो हमें पता है कि मोटर शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया गया होता है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मोटर का शाफ्ट कनेक्ट किया गया है और मोटर जो है वो कांस्टेंट आरपीएम पे रोटेट होगी। यानी कि मोटर का आरपीएम सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं 200 आरपीएम है, मोटर 200 आरपीएम से रोटेट हो रही है। ठीक है, अब अगर हमें पावर ट्रांसमिट कराना है कोई दूसरे शाफ्ट पे तो कितना होगा, 200 आरपीएम जितना होगा या उससे कम होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ड्राइवर शाफ्ट है उस पे जो आरपीएम है वही आरपीएम ड्रिवन शाफ्ट पे भी आने वाले हैं। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास कांस्टेंट स्पीड मोटर है, वो कांस्टेंट स्पीड मोटर से हमें ड्रिवन जो शाफ्ट है जिसे हमें रोटेट कराना है वो शाफ्ट पे हमें कभी चाहिए 100 आरपीएम, कभी चाहिए 200 आरपीएम, कभी चाहिए 300 आरपीएम, कभी चाहिए 400 आरपीएम। यानी कि कांस्टेंट स्पीड जो मोटर है हमारी उसका यूज करके हमें ड्रिवन साइड पे, ड्रिवन शाफ्ट पे वैरायटीज ऑफ स्पीड, अलग अलग स्पीड चाहिए। तब हम क्या करें, तो ऐसे केस में हम यूज करने वाले हैं कोन पुली या स्टेप पुली का। कोन पुली और स्टेप पुली का यूज क्या है कि कांस्टेंट स्पीड मोटर की हेल्प से हम ड्रिवन शाफ्ट पे अलग अलग स्पीड ले सकते हैं, ये इसका यूज हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कोन पुली या स्टेप पुली। इसे कोन पुली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप हम देख सकते हैं कोन जैसा है। इसे स्टेप पुली क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके पास 1 2 3 4 एक से ज्यादा स्टेप है, इसलिए हमें इसे स्टेप पुली बोल देंगे। ठीक है, और ये जो स्टेप पुली है वो हमेशा से ड्रिवन शाफ्ट पे लगाया होता है, ना कि ड्राइवर शाफ्ट पे। अब क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे ये कोन पुली का यूज करके हम यहाँ पे अलग अलग स्पीड ले सकते हैं जबकि हमारे पास तो एक कांस्टेंट स्पीड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एंडलेस बेल्ट ले लेंगे। वो एंडलेस बेल्ट को हम पहले ये स्टेप पे लगा देंगे। ठीक है, कुछ हमें आरपीएम यहाँ पे मिलेगा, बाद में आरपीएम चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वही बेल्ट को हम अब ये स्टेप पे लगा दे देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे डायमीटर चेंज हो गया तो आरपीएम भी चेंज हो जाएगा, और आरपीएम चेंज कराना है तो वापस से ये बेल्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, वापस से डायमीटर चेंज हो गया। और एक स्पीड चाहिए तो वापस से बेल्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो डायमीटर चेंज हो गया तो दूसरी स्पीड मिल गई। यानी कि कांस्टेंट स्पीड मोटर का हेल्प से हम वेराइटीज ऑफ स्पीड, अलग अलग स्पीड हम ड्रिवन शाफ्ट ले सकते हैं कोन और स्टेप पुली का यूज करके। तो लिखना क्या है, when varieties of speed is required on driven shaft with constant speed motor then this drive is used. Next है its shape is just like cone तो it is called as cone pulley. It has more than one step तो it is called as step pulley. और by changing the belt, ये change किया हमने belt, by changing the belt or shifting the belt on different steps we will get the various speeds on ड्रिवन शाफ्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा बेल्ट ड्राइव। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक हमने एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो कि था बेल्ट। बेल्ट क्या है, बेल्ट के कितने टाइप है, बेल्ट ड्राइव्स क्या है। अब हम शुरुआत करेंगे दूसरे पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट के बारे में जो कि होगा गियर। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, लेंथी क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स इन ब्रीफ। कुछ 6-7 टाइप के गियर्स है वो हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करके आने हैं विथ फिगर्स जो कि बोर्ड पे बना के रखा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर है, पहला है स्पर गियर। अब स्पर गियर दिखने में कैसा होता है कि एक हम ऐसे कुछ डिस्क ले लेंगे, डिस्क समझते हो, जिसका कुछ थिकनेस हो ऐसे गोल। ठीक है, वो डिस्क की जो आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस पे हम कुछ तिथ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया डिस्क, ये हो गया आउटर सरफेस पूरा, उसके ऊपर कुछ तिथ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और वो तिथ कैसे होने चाहिए, वो तिथ का जो एक्सिस है वो एक्सिस शाफ्ट का जो एक्सिस है, अब गियर बट ऑब्वियस एक शाफ्ट पे हम लगाने वाले हैं, तो जो तिथ के एक्सिस हमने क्रिएट किए है वो एक्सिस और शाफ्ट का एक्सिस दोनों पैरेलल होने चाहिए, तभी जाके उसे हम स्पर गियर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक हमने शाफ्ट बनाया है, शाफ्ट का ये एक्सिस है, तिथ का एक्सिस क्या होगा, इसके सेंटर में से पास होगा, ये इसके सेंटर में से, ये सारे क्या है तिथ। सामने से अगर देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखने वाली है, तो ये तिथ के एक्सिस और शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तब ऐसे गियर को हम क्या बोलेंगे, स्पर गियर बोलेंगे। और ये जो स्पर गियर है इसका यूज हम जहां पे लो पावर ट्रांसमिट करना है वहां पे ही इसका यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच में ऐसे गियर यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि रिस्ट वॉच में कितना पावर हमें ट्रांसमिट करना होगा उतना ही जो एक निडल को खाली घुमा सके। दूसरा अगर एप्लीकेशन बताऊं कहां पे यूज होते हैं, तो ये जो स्पर गियर
गियर है वो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं। अब प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी क्या, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमें एकदम प्रिसाइसली कोई भी चीज का डायमेंशन निकाल के दे दे। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में, तो ये सारे जो है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाते हैं जिसमें ये गियर का यूज होता है। और ये गियर्स कब यूज होंगे ड्राइवर से ड्रिवन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए, जब दोनों के एक्सिस पैरेलल हो। जैसे कि ये हो गया हमारा ड्राइवर शाफ्ट जो घूम रहा है, अगर ड्रिवन शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट कराना है तो हम क्या करेंगे, एक और गियर ऐसे लगा देंगे, ये शाफ्ट लगा देंगे जिससे करके पावर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए। यानी एक्सेस कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखना है। whose teeth are parallel to the axis outer on outer surface। ठीक है, आउटर सरफेस पे टीथ है, उसके एक्सिस पैरेलल होने चाहिए शाफ्ट के साथ। यूज्ड टू ट्रांसमिट वेरी लो पावर देख लिया। यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस एंड इन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और कब यूज कर पाएंगे, यूज्ड व्हेन एक्सिस बिटवीन टू शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट गियर है हेलिकल गियर। अब हेलिकल गियर में भी वापस एक डिस्क होगा और उसकी आउटर सरफेस पे जो भी टिथ कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कुछ एंगल पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये एंगल हो गया, इसको हम हेलिक्स फॉर्म बोलते हैं। तो जब टिथ को हम हेलिक्स फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करेंगे आउटर सरफेस पे गियर के तो उसे हेलिकल गियर बोल लेंगे। और अगर टिथ को हम दोनों साइड से हेलिक्स फॉर्म देंगे, यानी आउटर सरफेस पे दोनों साइड पे ऐसे हेलिक्स फॉर्म क्रिएट करेंगे तो इसे हम डबल हेलिकल गियर बोल देंगे। अब ऐसे गियर हाई स्पीड पे यूज किए जाते हैं, ऐसे गियर से हम हाई पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं और ऐसे गियर हमें स्मूथ ऑपरेशन देते हैं। यानी जब पावर ट्रांसमिट होता है दो गियर के बीच में हाई स्पीड पे, तब वाइब्रेशन हमें दिखता नहीं है। तो वही चीज लिखनी है, whose teeth are cut in helix form when teeth are cut from both the sides is called double helical gear, used for high speed, used for smooth operation और used for transmit high power। ठीक है, नेक्स्ट गियर देखते हैं स्पाइरल गियर। अब ये दोनों गियर का यूज किया था जब दोनों के एक्सिस पैरेलल हो। यहां से यहां ट्रांसमिट करा है तो पैरेलल होना चाहिए, इससे अगर ट्रांसमिट करना है तो दूसरा एक गियर लेना पड़ेगा, तो दोनों शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास दो कुछ ऐसे शाफ्ट है जिसके एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे कुछ है, तब क्या करें, तो तब हम स्पाइरल गियर का यूज करेंगे। स्पाइरल गियर दिखने में कैसा होता है, वापस एक डिस्क ले ली, डिस्क की जो थिकनेस है आउटर सरफेस है वहां पे हम कुछ ऐसे स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे कुछ स्पाइरल फॉर्म में टिथ कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे हम स्पाइरल गियर बोल देंगे। ठीक है, और कहां पे इसका यूज होगा, जहां पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हो दो शाफ्ट की। तो वही लिखा है, whose teeth are cut in spiral form on outer surface of gear and used to transmit the power when axes of two shafts are not parallel but intersecting to each other। नेक्स्ट गियर है बेवेल गियर। अब बेवेल गियर के अंदर ऐसे कुछ दो कोन आते हैं, ये हमारे दो गियर्स है, ये एक गियर ये हो गया ये पूरा, और दूसरा गियर ये पूरा ये गियर हो गया। ठीक है, ऐसे दो कोन गियर आते हैं। ठीक है, एक गियर को हम सपोज ड्राइवर शाफ्ट पे लोकेट करेंगे, ड्राइवर शाफ्ट रोटेट हो रहा है, और ये गियर को हम ड्रिवन शाफ्ट पे लोकेट करेंगे तो ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ड्राइवर शाफ्ट का एक्सिस ऐसे है और ड्रिवन शाफ्ट का एक्सिस ऐसे है। तो ये गियर की हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट कितने एंगल पे करा सकते हैं, 90 एंगल पे करा सकते हैं। और ये गियर का यूज मोस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल में होता है। ऑटोमोबाइल में जैसे कि कार के अंदर एक स्टीयरिंग व्हील होता है, वो स्टीयरिंग को अगर ऐसे हम घुमाते हैं तो क्या होगा, नीचे की साइड जो व्हील होंगे वो ऐसे टर्न मारेंगे, यानी पावर को हम 90 एंगल पे ट्रांसमिट करा रहे हैं। लिखना क्या है, इट हैज टू कोन गियर देख लिया। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। समझ में आ गया कहां पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट दो गियर अभी बचे हैं। नेक्स्ट गियर है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। अब ये जो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है ये दो पार्ट में बनाया गया होता है। पहले तो इसके पास एक बड़ा व्हील होता है, लार्ज व्हील होता है, वो लार्ज व्हील पे कुछ टिथ बनाए गए होते हैं जिसे हम बोल देंगे वॉर्म व्हील। ये वॉर्म व्हील को हम ड्राइवर शाफ्ट पे माउंट कर देंगे। वॉर्म व्हील के जस्ट नीचे हम एक स्क्रू लगा देंगे, स्क्रू तो हमने देखा ही है। ठीक है, ये स्क्रू को हम बोल देंगे वॉर्म, और ये स्क्रू को हम ड्रिवन शाफ्ट पे लगा देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में होंगे तब अगर वॉर्म व्हील रोटेट करता है तो स्क्रू भी रोटेट करेगा, आगे जाएगा, यानी यहां पे हम पावर को 90 या 180 डिग्री पे ट्रांसमिट करा पाएंगे। तो लिखना क्या है, इट हैज वन लार्ज व्हील हो गया ये, ऑन विच टीथ आर कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड वॉर्म व्हील। फिर क्या है, बिलो दी वॉर्म व्हील स्क्रू इज प्लेस्ड, रख दिया, कॉल्ड वॉर्म, जिसे वॉर्म बोल दिया। व्हेन वॉर्म विल रोटेट
देन दैट स्क्रू विल ऑल्सो रोटेट, यानी ये जब वर्म विल रोटेट होगा, यहाँ पे करेक्शन कर देना, वर्म विल, व्हेन वर्म विल रोटेट विद दैट स्क्रू विल ऑल्सो रोटेट, या फिर वर्म विल ऑल्सो रोटेट। इट कैन ट्रांसमिट पावर एट 90 और 180 डिग्री। लास्ट गियर है, यहां तक लिखने पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन भी दो पार्ट में बनाया गया होता है। पहले तो एक इसके पास स्मॉल गियर होता है, ये स्मॉल गियर को हम बोल देंगे पिनियन, और ये पिनियन को हम ड्राइवर शाफ्ट पे लगा देंगे। बाद में एक लंबा ऐसा कुछ स्लैब होता है, ऐसे कुछ रॉड जैसा कुछ ले लेते हैं, उसकी एक साइड पे टिथ क्रिएट करे गए होते हैं, ये हो गए टिथ, जिसे हम रैक बोल देंगे। रैक को हम एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसे हम ड्रिवन शाफ्ट बोल देंगे। जब एक दूसरे के टिथ ऐसे मैश हम करेंगे, तब अगर ये जो हमारा ड्राइवर शाफ्ट ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे डायरेक्शन बताया, ऐसे ऐसे अगर रोटेट होगा तो ये क्या होगा, ये ऑसिलेट होगा, ये हमारा रैक ऑसिलेट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये गियर का यूज करके जो हमारी रोटरी मोशन है उसे ऑसिलेटरी मोशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं, या फिर ऑसिलेटरी मोशन है उसे हम रोटरी मोशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब ऐसा गियर शायद हमने देखा होगा गाड़ी के वाइपर्स में, गाड़ी के वाइपर्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है हमारा मोटर, वो क्या दे रहा है, ये रोटरी मोशन दे रहा है, और उसको हम किस में ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन में। तो लिखना क्या है, इट हैज वन स्मॉल गियर कॉल्ड पिनियन, ठीक है। इट हैज वन लॉन्ग स्लैब ऑन वन साइड, one side teeth are constructed, ठीक है, called rack. Both are meshed with teeth to each other so that rotary motion is converted into oscillatory motion और oscillatory motion is converted into rotary motion. Next देख लेते हैं। बहुत बार ये डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये पहले देख लेते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कंपाउंड ड्राइव, यानी हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच में, इंडिविजुअल ड्राइव्स और कंपाउंड, जिसे ग्रुप ड्राइव भी बोलते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल ड्राइव समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमने मोटर ले ली, ये हो गया मोटर का शाफ्ट। अब मोटर का शाफ्ट तो रोटेट करेगा, और उसके ऊपर एक पुली लगा ली तो पुली भी रोटेट करेगी। अब ये पुली पे से हमने एक बेल्ट लगा लिया, और ये बेल्ट हमने मशीन का जो शाफ्ट है उस पे लगा दिया, तो ये मशीन वर्क करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। यानी एक मोटर से हम एक ही मशीन पे पावर ट्रांसमिट कर पाते हैं। जबकि कंपाउंड या ग्रुप ड्राइव की बात कर ले, तो वापस एक मोटर ले ली, ये रहा मोटर का शाफ्ट। मोटर के शाफ्ट पे हमने बहुत सारी पुली लगाई है, हर एक पुली पे से हम एक बेल्ट ले रहे हैं, एक मशीन को दे रहे हैं, दूसरे मशीन को, तीसरे मशीन को, चौथे मशीन को, जितने मशीन को देना चाहे हम दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक सिंगल मोटर की हेल्प से हम एक से ज्यादा मशीन चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड या फिर बोल लो ग्रुप ड्राइव। तो क्या लिखेंगे हम, वन मोटर ट्रांसमिट पावर टू वन मशीन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वन मोटर ट्रांसमिट पावर टू मैनी मशीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन मोटर इज डैमेज्ड देन वन मशीन स्टॉप्स वर्किंग। अगर ये मोटर बिगड़ गई तो क्या होगा, ये मशीन काम करना बंद कर देगी। यहां पे क्या होगा कि अगर ये मोटर बंद हो गई काम करना, तो क्या होगा, रोटेशन पूरा बंद, यानी सारी मशीन काम करना बंद कर देगी। तो वन मोटर इज डैमेज्ड देन ऑल मशीन विल स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है लेस पावर इज रिक्वायर्ड। क्यों लेस पावर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये मोटर से कितना पावर चाहिएगा, एक ही मशीन को रन कराने के लिए कम पावर लगेगा। यहाँ पे बहुत सारी मशीन को रन कराना है सिंगल मोटर से, तो यहाँ पे मोर पावर इज रिक्वायर्ड। और आखिर में लिख लेंगे वन मशीन विल रन, एक ही मशीन रन होगी, और मोर देन वन मशीन विल रन। तो यहां तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम ये चैप्टर का एक लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं। अब तक हमने दो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एक तो था बेल्ट और दूसरा था गियर। अब बेल्ट और गियर दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा बनता है चेन ड्राइव। तो ये चेन ड्राइव हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, व्हाट इज चेन ड्राइव, गिव इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चेन ड्राइव के बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन बताने हैं। तो चेन ड्राइव में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में ऐसी कुछ फिगर बना के आनी है। यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस क्या लिख पाएंगे कि बेल्ट ड्राइव में हमने देखा था कि कुछ स्लिप होता था, जिसके कारण पावर ट्रांसमिशन लॉस होता था, एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती थी। जबकि गियर ड्राइव के अंदर, ये चेन ड्राइव के अंदर जो भी पावर ट्रांसमिट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि चेन ड्राइव में स्लिप जरा भी होने वाला नहीं है। तो वो फर्स्ट सेंटेंस लिखना है हमें, इन बेल्ट ड्राइव सम स्लिप
is present but in chain drive it is eliminated। इसमें कोई स्लिप है नहीं। अब ये जो पूरी चेन है वो छोटे छोटे रोलर चेन से बनाई गई होती है। यहाँ पे लिखा है रोलर चेन, ठीक है। इसको हम बोल देंगे एंडलेस सीरीज ऑफ चेन, एंडलेस सीरीज ऑफ चेन। बहुत सारी सीरीज लेंगे चेन की, जिसे रोलर चेन बोल लेंगे। और ये रोलर चेन को हम ये दोनों के बीच में माउंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ड्राइवर शाफ्ट ए, ये हो गया हमारा ड्रिवन शाफ्ट बी। ड्राइवर शाफ्ट पे हम एक गियर लगाएंगे, ये हो गया हमारा गियर, जिसे हम बोल देंगे गियर स्प्रॉकेट। उसी तरीके से ड्रिवन शाफ्ट पे हम एक गियर लगा लेंगे, जिसे बोल देंगे गियर स्प्रॉकेट, ठीक है। गियर का नाम बदल के गियर स्प्रॉकेट कर दिया है और कुछ नहीं। और दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, ये एंडलेस सीरीज ऑफ चेन, जिसे रोलर चेन बोल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इट हैज वन एंडलेस सीरीज ऑफ चेन कॉल्ड रोलर चेन which is matched with the tooth of gear sprocket। ये लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसे अंदर घुस जाएगी ये चेन, अंदर चेन घुस गई तो क्या होगा, स्लिप होगा नहीं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। ये गियर घूमेगा तो साथ में ये भी गियर घूम जाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, नो स्लिप देख लिया हमने। सो एट आउटपुट वी गेट एक्यूरेट स्पीड। अगर स्लिप नहीं है तो आउटपुट पे हमें बहुत ही एक्यूरेट स्पीड मिलने वाली है। नेक्स्ट है मोर पावर ट्रांसमिशन देन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव से ज्यादा पावर ट्रांसमिट होगा, क्यों, स्लिप है नहीं। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड इन बोथ शॉर्ट्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अगर दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस कम है या फिर ज्यादा है, दोनों केस में हम चेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एट हाई टेम्परेचर कंडीशंस। अब इसे हम हाई टेम्परेचर कंडीशन पे भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि चेन मेटल की बनी होती है तो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है साइज इज कॉम्पैक्ट सो टेक लेस स्पेस। इसकी साइज बहुत कॉम्पैक्ट है तो कम स्पेस लेगी। तो ये सारे हो गए एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या लिखने हैं हमें, क्रिएट्स वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन हमें देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, मेटल से बनी है तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा। प्रॉपर अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड। अब जब हम ये चेन को लगाएंगे तब प्रॉपरली अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि इसका ये जो टीथ है, यहाँ पे टीथ होंगे बहुत सारे, उसके अंदर ये जो हमारा गैप है वो इंसर्ट होना चाहिए। यानी अलाइनमेंट अगर नहीं हुआ तो अगर हमने ये चालू की मशीनरी तो ये चेन उतर जाएगी या टूट भी सकती है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है इसमें। लास्ट है रिक्वायर्स केयरफुल मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन। इसको हम थोड़े थोड़े दिन में इसमें ऑयलिंग भी करना जरूरी है, तभी जाके इसकी लाइफ बढ़ेगी। अब बात करेंगे हम इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कहाँ पे, कार्स में, बाइक्स में, साइकिल्स में। फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इन इंजन फॉर इंटरनल पावर ट्रांसमिशन। इंजन के अंदर ही हमें पावर ट्रांसमिट कराना है, तब भी ये चेन ड्राइव का हम यूज कर पाएंगे। और लास्ट में ये यूज होता है फार्म यार्ड मशीनरीज। फार्म यार्ड मशीनरी यानी क्या, खेती के जो हमारे जो मशीन है, जैसे कि हो गया ट्रैक्टर्स, उसमें इसका चेन ड्राइव का यूज होता है। कन्वेयर बेल्ट्स पे इसका यूज होता है, और इंडस्ट्री में जो मशीनरीज होती है उसमें भी चेन ड्राइव का यूज होता है। तो यहाँ पे ही ये पूरा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपके सारे कंसेप्ट हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।